हेलो। प्रीवियस क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक्चुअली दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये बताती है कि अगर किसी चार्ज के अराउंड बहुत सारे चार्जेज हैं तो सारे चार्जेस उस चार्ज पे अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएंगे और जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं वो दूसरे चार्जेस के थ्रू अफेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है Q0, इधर कोई चार्ज है Q1, इधर कोई चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई चार्ज है Q3, तो Q1 जितना फोर्स लगा रहा है उतना लगाएगा ही लगाएगा। Q2 इस फोर्स को इनके फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। Q2 के थ्रू इनके बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट नहीं किया जा सकता। Q3 भी अफेक्ट नहीं करेगा। उसी तरह से Q2 Q0 पे जितना फोर्स लगा रहा है वो लगाएगा ही लगाएगा। Q1 इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा और Q3 भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये कहती है कि जितने भी सराउंडिंग में चार्जेज हैं वो सारे अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएंगे जितना लगा सकते हैं और सराउंडिंग के दूसरे चार्ज किसी भी चार्ज के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। और इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि अगर हम किसी गिवन चार्ज पे सराउंडिंग चार्जेस के थ्रू नेट फोर्स निकालें तो नेट फोर्स हमेशा इंडिविजुअल चार्जेस के थ्रू लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के कारण आएगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लिया हमने। मान लेते हैं कि Q0 का पोजीशन वेक्टर है R0, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 और Q3 का पोजीशन वेक्टर है R3। अब Q1 जो चार्ज है वो किधर फोर्स लगाएगा? Q1 चार्ज फोर्स लगाएगा इधर, क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो Q1 भी रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा। Q2 इधर लगाएगा, इधर। इसी तरह से Q3 भी रिपेल करेगा और Q3 किधर लगाएगा? Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इससे। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q2। तो ये सारे फोर्सेस और सारों की पोजीशंस मैंने बता दी। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस। नाउ द नेट फोर्स F0 is equal to, means force on charge Q0 is equal to F01 plus F02 plus F03 and so on. तो net force is equal to vector sum of all the individual forces. अगर हम इस पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करें तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटू Q1 अपॉन, अब ये है F01, तो पोजीशन वेक्टर में क्या आएगा? R10, तो ये आएगा R10 का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा R10 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटू Q2 अपॉन R20 स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर है R20 एंड सो ऑन। जो चीज़ें कॉमन है हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और इधर आएगा Q1 अपॉन R10 स्क्वायर
इंटू R10 यूनिट वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर इंटू R20 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। अब इसको अगर हम ये जितने भी मैंने डिस्टेंसेस लिखे हैं, ये चाहे यूनिट वेक्टर है या ये सिंपल मैग्नीट्यूड जो मैंने वेक्टर का लिखा है, इसको अगर हम मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की केस है, अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कल मैंने बताया था पिछली क्लास में। R12 को हम क्या लिखते हैं, R2 माइनस R1। R2 and R1 are position vectors and R12 is displacement vector. So this becomes 1/4 pi epsilon 0 Q naught। अब इसको क्या लिखेंगे हम, अब एक R10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा R1 R0 माइनस R1, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, अपॉन ये है Q1 और इधर आएगा R0 माइनस R1 मैग्नीट्यूड Q प्लस Q2 R0 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R0 माइनस R2 mod Q एंड सिमिलरली सो ऑन। तो ये आ गया आपका नेट फोर्स ऑन Q नॉट। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की दो स्टेटमेंट क्या कहती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये कहती है कि किसी गिवन चार्ज के अराउंड बहुत सारे चार्जेज अगर हैं तो सारे चार्जेज अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएंगे और सारे चार्जेस का इंडिविजुअल फोर्स कभी भी दूसरे चार्ज के इंडिविजुअल फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हम किसी गिवन चार्ज पे नेट फोर्स निकालें सराउंडिंग के चार्ज के थ्रू, तो जो नेट फोर्स आएगा वो सारे चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो F0 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू 1 मीन्स ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन। एंड अगर हम इस पे कूलम्स लॉ अप्लाई करें तो क्या बनेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q नॉट इंटू Q1 अपॉन R10 स्क्वायर। ये देखो ये 0 1 है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। ये यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दी जो डायरेक्शन बताएगी। सिमिलरली जो चीज़ें कॉमन थी मैंने कॉमन ले लिया और फिर इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की केस है भी, अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने जब कूलम्स लॉ बताया था तो उस टाइम पे बताया था कि एक आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर है क्यूब बन जाएगा और ये यूनिट वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में आ गया। और मैंने पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कल बताया था पिछली क्लास में, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो मैंने वैसे ही लिखा है R0 माइनस R1 और यहाँ आ गया R0 माइनस R2। तो ये थी हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फोर्स ड्यू टू continuous distribution of charge। Force due to continuous distribution of charge। फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर चार्जेस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्जेस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो अगर इसके लिए कुछ एनालिसिस करनी है तो हमें चार्ज डेंसिटी का पता होना जरूरी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम एज्यूम करते हैं क्या है, लैम्डा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर ये टोटल जो लाइन है, अगर इसकी लेंथ, ये जो टोटल ये जो कंडक्टिंग बॉडी है इसकी अगर लेंथ एल है टोटल, यहाँ पे एल इज इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं और यह एल इज इक्वल टू एल, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई, एल। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाई एल। क्यू इज द टोटल चार्ज। अगर ये टोटल चार्ज क्यू है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एल। तो ये आ गया लैम्डा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। और अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल। तो इस तरह से आप टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, अगर हमें मान लो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज पे टोटल चार्ज के थ्रू हमें फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, मान लिया ये है, इसकी लेंथ हमने ले ली डी एल। अगर डी एल लेंथ है तो इस डी एल लेंथ के कारण इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डी क्यू। और ये जो कर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो आर है, तो फोर्स कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब इस डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल के फॉर्म में हम यहाँ पुट कर सकते हैं। और ये जो फोर्स आप निकाल रहे हो ये एक एलिमेंटल पार्ट के कारण है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डी एफ, छोटा सा फोर्स। अगर हम टोटल फोर्स निकालें तो हम क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे एफ नॉट, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या बताया कि किसी लाइन के लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं ये जो भी कंडक्टिंग बॉडी है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी लेंथ एल है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होगा। ये इसी को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू आ गया लैम्डा डी एल। और ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का की केस आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो हमेशा जो है इंटीग्रेशन मेथड ही यूज़ करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल। अब अगर मान लें कि कोई चार्ज है यहाँ पे Q नॉट, और इस Q नॉट पे हमने इस पूरे लेंथ के थ्रू फोर्स निकालना है। तो पहले हम एक एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ है डी एल, और इस एलिमेंटल पार्ट के कारण जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है। तो इस डी क्यू चार्ज के थ्रू इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हमें बोथ साइड इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स निकाल लेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी क्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी लैम्डा के फॉर्म में, क्योंकि हमें डी क्यू पता नहीं है या हमें क्यू नहीं पता है। तो इसलिए डी क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल से। तो यह आ जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसी को हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और इसी को हम लेटरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। लेटरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये हमारी मान लो कोई प्लेट है जिस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस तरह से, और ये जो चार्जेस हैं इसके लिए अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हम उसको लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी ए, दिस इज सिग्मा। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो सिग्मा इंटू डी ए। अब अगर फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेंगे, दैट टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट, और यहाँ पे हम एक एलिमेंटल पार्ट ले लेंगे छोटा सा, इसकी एरिया कितनी है डी ए, और डी ए एरिया पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा डी क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से जो हम करते हैं आर है। तो फोर्स कितना आएगा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर इस डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से सिग्मा डी ए यहाँ पे लाके पुट कर दें तो डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटू सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम टोटल फोर्स निकालना चाहें तो क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो आप, तो यह आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द force due to surface charge distribution. And last one is, this is also called surface charge distribution is also called two-dimensional charge distribution. And next one is volume charge distribution. Volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं बल्क चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी का नाम है 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस वन इज 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक 3D ऑब्जेक्ट लिया जिस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मान लो क्यूबिकल कोई बॉडी है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलरेडी, कुछ इस तरह से। तो इसमें जो डेंसिटी आएगी वो आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी वी। तो यहाँ से क्या बनेगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। अब यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। इस एलिमेंट के कारण इस टेस्ट चार्ज पे, ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जो आर डिस्टेंस पे है, अगर हम इस पे फोर्स निकालें तो ये जो एलिमेंट है इसका वॉल्यूम डी वी और इस पे चार्ज कितना आएगा डी क्यू। तो इस एलिमेंटल पार्ट के कारण अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स कितना होगा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस डी क्यू की वैल्यू रो डी वी यहाँ पे पुट कर दो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू नॉट इंटू रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज नेट फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक था हमारा फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो मैंने इसमें 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताए। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या उसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी लाइन के अलोंग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके केस में हमने एक्सप्रेशन निकाली थी फोर्स की 1/4πε0 क्यू नॉट लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, लेटरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके कारण हमने फोर्स निकाला तो उसकी वैल्यू आई 1/4πε0 क्यू नॉट सिग्मा dA अपॉन आर स्क्वायर। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या बल्क चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके केस में एक्सप्रेशन आई 1/4πε0 क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं। थैंक यू।